गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जनसंख्या वितरण पढ़ा, उसके बाद में घनत्व पढ़ा। आज हम बात करेंगे बेटा जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, पहले सबसे पहले इसको शॉर्ट में समझना है। दो समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या के हुए परिवर्तन, यानी एक निश्चित क्षेत्र में दो समय बिंदुओं के बीच में जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है उसे अपन जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। उदाहरण के लिए हम देख लें, मान लीजिए कि ये ए शहर है, ए शहर जो हम उसी का कहेंगे भाई, मान लेते हैं कि जयपुर। जयपुर में 2001 में जो जनसंख्या थी, नहीं सॉरी 2011 में जो जनसंख्या थी वो मान लेते हैं 40 लाख थी, मान लेते हैं है ना। और 2001 में ये जनसंख्या 22 लाख, ठीक है। एक निश्चित क्षेत्र हो गया जयपुर, दो समय बिंदु हो गए 2011 2001। इसमें जो परिवर्तन हुआ, कितने का परिवर्तन हुआ बेटा जी? 18 लाख का। ये क्या है? परिवर्तन। ये परिवर्तन है, यही जनसंख्या वृद्धि है। एक निश्चित क्षेत्र में दो समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या में हुए परिवर्तन को, मैं नहीं कह रहा हूं बढ़ने को या घटने को, क्या कहा? परिवर्तन को, चेंज जो हुआ है उसको अपन जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। इसको दूसरे तरीके से देख लें। मान लीजिए कोई एक शहर था, 2011 में यहाँ की जनसंख्या 10 लाख है और 2001 में यहाँ की जनसंख्या 12 लाख थी। यहां पे भी जनसंख्या वृद्धि हुई है, लेकिन ऋणात्मक हुई है 2 लाख की। परिवर्तन तो यहां भी है। अब इसको अपन क्या कहेंगे? ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। इसको आप चाहें तो धनात्मक वृद्धि कहें और नहीं भी कहें तभी। तो हम बात कर रहे हैं परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं, बढ़ने या घटने को नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सन 1981 में भारत की जनसंख्या का विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं है। भारत का प्रथम जनगणना सन 1872 में संपूर्ण भारत की नामोपत प्रयोगात्मक आधार पर देश के कुछ राज्यों तक ही संपन्न हुई। भारत में जनसंख्या की गणना का सर्वमान्य जानकारी 1881 के उपरांत मानी गई है। इसमें विशेष विधिवत रूप से कोई जनगणना नहीं हुई। संपूर्ण देश के लिए समान आधारों पर जनसंख्या का प्रथम गणना का कार्य 1881 में संपन्न हुआ था। उसके पश्चात भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर लगातार होती रही है। मॉर्गेट के अनुसार 17वीं शताब्दी तक के आरंभ में भारत में 10 करोड़ जनसंख्या का अनुमान है। सन 1850 के आसपास भारत की अनुमानित जनसंख्या 15 करोड़ है। सन 1874-75 में एक संसदीय प्रपत्र में भारतीय जनसंख्या 23.8 करोड़ उद्गतित है। 1981 से पूर्व जनगणना के अनुसार अविभाजित भारत यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित की जनसंख्या 25 करोड़ थी। 1901 में ये 1911 तक की जनगणना की वृद्धि बढ़ी। सन 1903 में ये 1901 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाओं को अपन इसमें विभाजित कर सकते हैं। इन जो वृद्धियों की अगर बात करें, तो मंद जनसंख्या वृद्धि का काल 1901 से लेकर 1921 की अवधि में देश की जनसंख्या की अति धीमी वृद्धि से बढ़ते हुए 23.84 करोड़ से बढ़कर 25.13 करोड़ हो गई। 1911 से 1921 के दशक के दौरान देश में पड़ने वाले भीषण अकाल महामारियों का अन्नाभाव के कारण जनसंख्या में जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर होने से जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि हुई। इससे वृद्धि का काल 1921 से 1951 वर्ष में 1921 में भारतीय जनसंख्या विकास में एक महान जननांग की विभाजन कहा जाता है। इसके बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। 1921 से 51 के दौरान देश की जनसंख्या औसतन 1.45% की दर से बढ़कर 25.13 करोड़ से 36.11 करोड़ हो गई। 3 दशकों में केवल 11 करोड़ की वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण अकाल और महामारियों पर नियंत्रण
होने से मृत्यु दर में कमी और जन्म दर पूर्ववत रही, जिसके कारण से जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। फिर अपन बात करें बेटा जी तीव्र जनसंख्या वृद्धि के काल की, तो वर्ष 1951 में द्वितीय जनगणना की विभाजक भी कहा जाता है। इसके बाद देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि प्रारंभ हुई 1951 में से 1981 के मध्य जनसंख्या वृद्धि 22% रही, जिसके देश में जनसंख्या 32 करोड़ से अधिक हो गई। 1961 से 1971 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि 24.8% दर्ज हुई, जो कि विकास कार्यों में तेजी तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण था। इस अवधि में मृत्यु दर 27 प्रति हजार से घटकर 15 प्रति हजार पहुंच गई, जबकि जन्म दर मात्र 4 प्रति हजार से गिरावट दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में उच्च वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। घटती जनसंख्या वृद्धि का काल 1981 से 2011। सन 1981 में जनसंख्या में उच्च वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहते हुए वृद्धि में कमी की राह दृष्टिगोचर हुआ। 1981 से 1991 के दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। इस दशक में जन्म दर प्रति हजार 36 शिशु तथा 1981 में घटकर 1991 में 30 शिशु प्रति दर हो गई। 1991 में जनसंख्या की औसत घनत्व जनसंख्या वृद्धि 2.14% थी, जो कि 1991-2001 में घटकर 1.95% ही रही तथा 2001 से 2011 में ये 1.64% हो गई। इस दौरान जन्म दर 38 शिशु प्रति हजार से घटकर 26 शिशु प्रति हजार 2001 तथा मृत्यु दर 15 प्रति हजार से घटकर मात्र 8 प्रति हजार रह गई। जनसंख्या में ह्रास की यह प्रवृत्ति परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता तथा छोटे परिवार को अपनाने की प्रेरणा के कारण से हुआ। अब अपन बात करेंगे जी जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रतिरूप। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से जनसंख्या पाई जाती है। 1991 में 2000 तथा 2001 से 11 के दशक में दौरान राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 10 की जनसंख्या वृद्धि में तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि लगभग सभी राज्यों और विकसित केंद्र शासित प्रदेशों में 1991 से 2001 की अपेक्षा 2001 से 2011 में ह्रास यानी कमी दर्ज हुई है। 6 सर्वाधिक संकुल राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश 1901 से 2001 की अपेक्षा 2001 से 2011 में राष्ट्रीय वृद्धि का प्रतिशत में गिरावट दर्ज हुई है। न्यूनतम ह्रास आंध्र प्रदेश में दर्ज हुआ तथा महाराष्ट्र में अधिकतम दर्ज हुआ है। इसके विपरीत तमिलनाडु 3.34 तथा पांडुचेरी 7.10% वृद्धि दर्ज की गई है। सन 2001-2011 में दशक में छत्तीसगढ़, तमिलनाडु तथा पांडुचेरी में अपवाद सहित सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 10 की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज हुई है। सर्वाधिक ह्रास दर्ज कराने वाले राज्य क्रम से नागालैंड, सिक्किम, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अवरोही क्रम में सर्वाधिक ह्रास यानी कमी दर्ज हुई है। देश में जनसंख्या वृद्धि के 2001 से 2011 के मध्य आंकड़ों के विश्लेषण से 3 प्रकार के क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब हम बात करें इसको अगर अपन क्षेत्रों में बांटे तो 3 जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रों में अपन बात करें तो भारत में इस अवधि में 30% अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के अंतर्गत मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव आते हैं। मध्यम जनवृद्धि वाले क्षेत्रों में ऐसे राज्यों में प्रदेश जिनमें इस वर्ष में 20 से 30% के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर रही है, उनमें जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली और पांडुचेरी आ रहे हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है या फिर यहाँ पर औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा हो रहा है जो ये, और या फिर ये तटवर्ती क्षेत्र है जहां पर हमारी नौसेना का प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यानी नौसेना को हम बड़ी मात्रा में वहां पर डिप्लॉयड कर रहे हैं, उसकी वजह से भी इस क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ रही है। कम जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्रों की अगर बात करें तो ये वे राज्य हैं जिनकी 10 की वृद्धि दर 20% से कम रही है, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ तथा लक्षद्वीप आदि। अब अपन बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के कुछ प्रभाव पड़ते हैं, इसके उन प्रभावों के बारे में बात करें तो भारत में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। 1901 में भारत की जनसंख्या जहां 23.8 करोड़ थी, जो 1991 में बढ़कर 84.64 करोड़ तथा 2001 में 102.87 करोड़ तथा 2011 में 121.06 करोड़ हो गई। पृथ्वी पर हर छठा व्यक्ति भारतीय जनसंख्या की इस वृद्धि के परिणामस्वरूप नियोजित आर्थिक व्यवस्था के सारे प्रयास निष्फल यानी फेलियर हो रहे हैं। भारत में शिक्षा का स्तर अभी बहुत नीचा है। देश में अभी भी लगभग 27% जनसंख्या शिक्षित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 73.04 है। स्त्रियों का साक्षरता अनुपात पुरुषों की अपेक्षा काफी कम है। भारत में अधिकतर लोग
रूढ़ियों तथा पुरानी समस्याओं से प्रभावित है। नए विचार अपनाने में इस प्रकार के लोगों को कठिनाई आ रही है। परंपराओं और रूढ़ियों के प्रभाव से जब निरोध के नए उपाय नहीं अपनाते तो बच्चे पैदा होने के विरुद्ध कोई भी प्रयास नहीं कर पाते। फलस्वरूप जनसंख्या का स्तर तेजी से बढ़ता है और जन्म दर ऊंची बनी रहती है। ग्रामीण भारतीय जीवन अभी भी धर्म की रूढ़ियों तथा विश्वासों के वश में कहा जा सकता है। धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध लोग को समझाना कठिन है। परंपरा और रूढ़ियों के कारण सीधे साधे लोग अभी भी प्रकृति के विरुद्ध किए गया कोई भी प्रयास अच्छा नहीं समझते। प्रजनन के संबंध में लगभग यही भावना कार्य करती है। भारत में संयुक्त परिवार विद्यमान है। संयुक्त परिवार में पैदा होने वाले बच्चों के भरण पोषण का दायित्व तो माता पिता पर ना होकर संपूर्ण परिवार पर होता है। अच्छा, इससे क्या होता है, बच्चे पैदा होने के लिए तो कोई भी व्यवस्था नहीं होती। संयुक्त परिवार तथा विवाह की आयु कम होने को भी प्रोत्साहित करती है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में सामूहिक विवाह होते हैं। 3-4 बच्चों के साथ शादियां एक साथ कर दी जाती है। समाज में स्त्रियों का कम सम्मान होना या परिवार में कई आकार का कारण बनता है। समाज में स्त्रियों के बच्चा पैदा करने की मशीन समझ लिया जाता है तथा उससे सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती। उनके कल्याण में ध्यान दिया जाता। भारतीय समाज अभी भी बहुत हद तक ग्रामीण समाज है। अन्य देशों की अपेक्षा या नगरीकरण कम हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 68.84% जनसंख्या गांवों में तथा शेष 31.16% जनसंख्या नगरों में रहती है। गांवों में लोग सादा जीवन बिताते हैं, कृषि करते हैं, परंपराओं और रूढ़ियों के बंधे रहते हैं। संयुक्त तो परिवार में समृद्ध करने के कारण कम आयु में ही विवाह कर लिया जाता है। परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने में कोई रुचि नहीं दिखाते। इस कारण गाँव में जन्म दर काफी ऊंची है। अब अपन बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की। तो अनियंत्रित रूप से बढ़ रही आबादी हमारी विकसित अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यह देश की विकास गतिविधियों को लगातार सीमित, नाकाफी और अनुपयोगी करने में तुली हुई है। गांव से शहरों की ओर पलायन, आवास, खाद्यान्नों की जलापूर्ति की समस्या, पारिस्थितिक असंतुलन आदि बड़ी आबादी के परिणाम में जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। व्यक्ति के भौतिकवादी सुविधाओं के चलते प्राकृतिक संपदाओं का निर्मम तथा अवैधानिक तरीके से विदोहन किया जाता है, जिससे हमारी प्रकृति असंतुलित हो रही है। आधुनिक खेती के नाम पर कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आवासीय समस्या हल करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर भवनों का निर्माण अव्यवस्थित रूप से किया जाता है। यदि सही स्थिति रही तो कुछ समय पश्चात खाद्यान्नों की समस्या अपना विकराल रूप धारण कर लेगी। अनेक पशु पक्षी और वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में हो गया है। हमारे पर्यावरण को संतुलित करने में बहुत अधिक ये लोग सहायक होते हैं, संतुलित करने में बहुत अधिक सहायक होते हैं। देश में उपलब्ध जल का 70% भाग प्रदूषित जल की श्रेणी में आ गया, जिससे 30% विषाक्तता के स्तर पर पहुंच चुका है, जो संक्रामक रोगों को फैलाने में बहुत सहायक होता है। इसमें 15 लाख बच्चों की प्रतिवर्ष मृत्यु हो रही है। जल स्तर को 2 गुना और कहीं 3 गुना तक नीचे चला गया। यदि जनसंख्या वृद्धि इसी गति से होती रही तो भविष्य में जल समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। लोगों के द्वारा अनेक जगह पर पर्यटन स्थल विकसित करने से लोग उन जगहों पर एकत्रित होते हैं और गंदगी और कूड़ा करकट जरूर फैलाकर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिससे अनेक औषधि युक्त पौधे विलुप्त यानी समाप्त हो गए। प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौसम परिवर्तन, समुद्र व जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है और तापमान में वृद्धि के होकर बर्फ सामान्य से अधिक मात्रा में पिघलने लगी है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड तेजी जैसी ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें भी निरंतर बढ़ी है और जो मानव के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वनों के काटने से कुछ इस रूप में भी पड़ा है। कुछ क्षेत्रों में लगातार सूखा और कुछ क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। सूखा पड़ने पर वनों में प्राय आगजनी की घटनाएं देखने को मिलती है। अधिक मात्रा में वाहनों के प्रयोग होने लगे, जिससे दुर्घटना एवं वाहनों से निकले धुएं से प्रदूषण से ध्वनि प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है, जो मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। सरकार विकास हेतु बनाई गई योजनाओं को लागू नहीं कर पाती, क्योंकि वह धन और अन्य विकास कार्यक्रमों पर खर्च जो किया जाता है। अधिकतर लोग कुपोषण का शिकार करते हैं। आए दिन सूखे से मरने वालों की घटना देखने और सुनने को मिलती है। देश को आर्थिक विकास और वृद्धि अवरुद्ध हो रही है। समाज में झगड़े, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रीय अपवाद की प्रोत्साहन मिलने से कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। बेरोजगारी की समस्या का सामना भी लोगों के करना पड़ रहा है।
जानलेवा बीमारियां जैसे एड्स, यौन रोग, पीलिया, खसरा, चेचक आदि संक्रमण का खतरा भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब अगर बात करें बेटा जी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, तो विवाह की आयु में वृद्धि कर देना। जैसे यूरोपीय देशों में 27 और 30 है, जैसे हमारे 28 और 21, तो इस तरीके से भारत में भी विवाह की आयु को बढ़ा दें, जिससे प्रजनन काल कम हो जाएगा। तो विवाह की निर्धारित न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष में वृद्धि करना आवश्यक है। यदि लड़कियों की विवाह आयु बढ़ेगी तो वे न केवल शिक्षित होंगी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेंगी, जिससे उनकी रुचि जागृत होगी और जिसके कारण संतानोत्पत्ति पर नियंत्रण संभव हो पाएगा। फिर उत्पादन में वृद्धि, मानव की भौतिक रुचि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास में करने से बढ़ती है। इससे उसका जीवन स्तर ऊंचा होने लगता है। भविष्य में अनेक योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण को बल मिलता है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा इस क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाकर इस संबंध में आम जन को अधिकाधिक जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का हल निकाला जाता है। अतः परिवार कल्याण कार्यक्रमों की अधिक क्रियान्विति के लिए अधिकाधिक जनसंख्या को शिक्षित करना आवश्यक है। इसके माध्यम से लोग न केवल परिवार को छोटा रखने एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करेंगे, अपितु वे अपने जीवन के प्रति बुद्धि संगत दृष्टिकोण भी अपनाने लगेंगे और समाज विकसित हो पाएगा। कल बेटा जी अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।